वेरी गुड। शुभम यादव, इलेक्शन लड़ना है? Everybody, Good morning, everybody. sir. Good morning, Nazneen. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to everybody. No problems. Akanksha, Krishna, Nidhi, everybody. And I cannot take all the names, There are more than now, almost more than 85%. So, good morning, Suraj. सबको कर दिया good morning. Good morning, sir. आकाश को good morning, हर्षित को भी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों का क्लास हमेशा शुरू हो जाना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो टुडे वी विल स्टडी द मॉडर्न थियरी। तो जनरली अगर क्वेश्चन आता है मनी सप्लाई पर, तो आइदर इट विल कम बाय नेम, वाईबी रेड्डी कमिटी। अगर लिक्विडिटी क्लासिफिकेशन के नाम से आता है, गुड मॉर्निंग आदित्य, लिक्विडिटी क्लासिफिकेशन के नाम से आता है, तो यू हैव टू से कि देयर वाज एन अर्लियर कमिटी दैट ऑफ सुखमय चक्रवर्ती, बट दैट रिपोर्ट कंटिन्यूड फ्रॉम 1964 टू 1998। 1998 में वो जो रिपोर्ट थी हमारी, वो समाप्त हो गई, फिनिश्ड। 1998 में वर्किंग ग्रुप माने जो नया ग्रुप हमारा बना, वाईवी रेड्डी कमिटी का, उसके अनुसार बाय दैट रिपोर्ट नाउ वी फॉलो दिस। हो सकता है कि 5-10 साल में कोई नया ऐसी रिपोर्ट बन जाए, बिकॉज नए मनी हमारे देश में बहुत सारे आने लगे। नए मनी का मतलब है वी नाउ हैव प्लास्टिक मनी, वी ऑल्सो हैव वेरियस वॉलेट्स। तो उनको कहां पर इंक्लूड करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर। तो ज्यों ज्यों टाइम चेंज होता है, दीज थिंग्स चेंज। लेकिन आज हम लोगों का जो मेन काम है वो है वाईबी रेड्डी कमेटी का विश्लेषण करना, टू स्टडी इट इन डिटेल एंड ऑल्सो नॉट ओनली स्टडी इट इन डिटेल, बट वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस ईच कंसेप्ट। ये कंसेप्ट दोबारा बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे बैंकिंग पर जाना है। तो आई विल ट्राई टू टेल देम टुडे ओनली। मैं आज ही इनको बताने की कोशिश करूंगा। आई गो अ बिट स्लो, लिखते भी रहिएगा आप लोग साथ साथ। तो व्हाट डज एक्चुअली द कमिटी सेज? द कमिटी मेनली सेज अबाउट 3 थिंग्स, है ना। तो पहले हम लोग उनकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ चलेंगे। पहली चीज जो वो बतलाने की कोशिश करते हैं वो ये कि द मनी सप्लाई statistics, that means the data regarding money supply, is actually not very up to date and accurate. Whatever data that we get is by the RBI, we do get data or by the RBI, लेकिन जो भी डेटा हमको मिलता है वो कितने समय में मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं होते। तो व्हाट दे सेड इज कि वी शुड हैव ए कंप्लीट फाइनेंशियल सेक्टर सर्वे। तो पहला शब्द जो उन्होंने बताया वो क्या बताया? फाइनेंशियल सेक्टर सर्वे। वित्तीय क्षेत्र का हम क्या करने जा रहे हैं? पूरा सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, सो दैट वी गेट डेटा, वी गेट टाइमली डेटा। टाइमली डेटा की जरूरत क्या है? टाइमली डेटा की जरूरत है क्योंकि हमको मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लगातार बनानी पड़ती है। आपको मैं केवल बता दे रहा हूं कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने पर अनाउंस होती है, एवरी 2 months, राइट, पर अनाउंस होती है। क्योंकि हर 2 महीने में हमको ये देखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करती है। तो अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, will not be able to make it efficiently, हम इसको ठीक से बना नहीं पाएंगे। तो we'll have to make a financial sector survey so that
we should find out what is the need of the data, how every data shall come. तो पहली चीज उन्होंने कहा, द फर्स्ट डेटा शैल ऑलवेज बी कॉल्ड एज M0. ये जो M0 का जो हमारा डेटा है, ये M0 का डेटा हमारा हमेशा कहलाएगा, इसके लिए मैं जो शब्द आज लिख रहा हूं, फिर इसको कई बार पढ़ाऊंगा, बेस मनी. इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व मनी. ठीक है ना. तो ये जो बेस मनी है या जो रिजर्व मनी है, ये आंकड़ा एवरी वीक देगा आरबीआई. Now, what is this base money? This base money is the money that comes out from RBI. Base money is actually, you can call the money on which further money will be created. इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी की किताबों में इसे आधार मुद्रा भी लिखा हुआ है. ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है. इसे प्रारक्षित मुद्रा भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे पूरी तरीके से कब, जब हम लोग पढ़ेंगे हाई पावर्ड मनी. आप ये कह सकते हैं दिस इज द बेस. इस बेस के ऊपर बाकी मनी क्रिएट होगा. जो भी मनी क्रिएट होगा इस बेस के ऊपर होगा. माने दिस इज द बेस ऑन विच क्रेडिट क्रिएशन विल टेक प्लेस. साख, उधार, जो सब चीजें हैं वो इस पर होंगी. ये वो मनी है जिसको रिजर्व बैंक प्रकाशित करेगा. ठीक है ना. और इसको उन्होंने ऐसा नहीं कि डिफाइन नहीं किया, इसको डिफाइन किया कि M0 विल बी इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन. जो मैं लिखता जा रहा हूं आप लिखते जाइए, मिल तो जाएगा आपको कई जगह पर, लेकिन इसका लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है. तो ऊपर वाला C माने करेंसी, नीचे वाला C माने सर्कुलेशन. हिंदी में लिखेंगे क्या, चलन में मुद्रा. यानी रिजर्व बैंक ने जो भी मुद्रा जारी की है उसमें से कुछ तो पब्लिक के पास है. तो जो पब्लिक के पास है, तो पहले क्या लिखते थे, करेंसी विद द पब्लिक. अब वो जो करेंसी विद द पब्लिक शब्द है बिल्कुल अलग हो गया. करेंसी विद द पब्लिक का मतलब है केवल जनता के पास मुद्रा, वो बाद में आएगा. करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है किसी के पास भी ये मुद्रा हो सकती है. द बैंक्स कैन हैव इट, द पोस्ट ऑफिसेस कैन हैव इट, एनीवन कैन हैव दिस. So currency in circulation is the amount of currency that the Reserve Bank has issued to different parties. इसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन. फिर इस करेंसी में से कुछ करेंसी का हिस्सा चला जाता है रिजर्व बैंक के पास. इसको हम कहेंगे बैंकिंग डिपॉजिट्स विद आरबीआई. मैं एक शब्द लिखता हूं फिर उसको धीरे से एक्सप्लेन करता हूं, है ना. तो उसको समझने की कोशिश कीजिए. बैंकिंग डिपॉजिट्स माने हम लोगों ने क्या किया, जो भी करेंसी आई मार्केट में उसमें से कुछ पैसा बैंक में जमा किया. कितना जमा किया उसके बारे में बात नहीं कर रहे. जो भी पैसा हमने बैंकों में जमा किया, उस पैसे में से आउट ऑफ दैट मनी सम रेशियो इज डिपॉजिटेड विद आरबीआई. कितना होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पैसा आरबीआई को जमा करना होता है. अगर आपने पीगू की इक्वेशन पढ़ी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी याद हो, तो पीगू की इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए. KR/M C+H1 - ये मैंने इक्वेशन पढ़ाई है, जिसको भी याद होगा तुरंत रिकवर कर लेगा. C माने टोटल करेंसी है, और H में से वो करेंसी है जो हमने बैंक में जमा कर दी. तो जो हमने बैंक में जमा कर दी वो भी सर्कुलेशन में है, लेकिन बैंक इसमें से कुछ पैसा 1 - C क्या करते हैं, अलग रख देते हैं. हम इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसमें से कुछ पैसा किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास. तो जो दूसरा है वो क्या है, बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई. That means all the banks who have deposit in RBI is also included in M0. और तीसरा मैंने कल भी लिखा था, फिर से बता देता हूं, ODRBI. अगर आप देखें तो ये M1 जैसा लग रहा है. M1 है नहीं, जो पिछले हम लोगों ने M1 पढ़ा था लगभग उससे मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि वहां कुछ और लिखा हुआ था.
यहां पर जो M0 है, दिस इज नोन एज बेस मनी। बेस मनी का मतलब है दिस इज द मनी, द टोटल बेस, द स्टॉक ऑफ मनी दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। So this is the stock, right? So this stock is what we are doing is this stock is now being utilized by all the persons. तो ये कहलाता है M0 या बेस मनी। Base money comprises of three parts: currency in circulation, whether it is with LIC, post office, Manmohan Krishna, you, university, anybody. Then that part of currency which is deposited in bank, but banks deposit it in RBI. That means this money has gone to RBI. It's a huge sum. And then other deposits. अब यहां पर याद रखिए, the government also has deposits with RBI. The LIC also has some deposits with RBI. The foreign currencies are deposited in RBI. वो सब चीज में किसमें आ गया? Other deposits. तो other deposit itself is big. हालांकि for your consumption, I'll tell you that this amounts to nearly 97%. This amounts to nearly 2.8%, and this amounts to 0.02%, something like that. तो बहुत बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन इसको हम बेस मनी कहते हैं। ये केवल आपके कंजम्पशन के लिए मैंने बताया कि 97 वो है, 2 पॉइंट ये है, और 2%, सॉरी, इट इज नॉट 0.2, इट इज 2.2। तो ये कुल मिलाकर होता है M0। इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? बेस मनी, रिजर्व मनी। इसका आंकड़ा एवरी वीक आरबीआई को देना पड़ेगा, एवरी वीक। दैट मींस हाउ मच करेंसी हैज बीन क्रिएटेड एंड सर्कुलेटेड इन द मार्केट। तो डेटा विल बी अवेलेबल फॉर एवरी वीक, ठीक है ना। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ नैरो मनी। लेकिन नैरो मनी जो है, याद रखने की बात है कि इसमें नैरो मनी को हमने दो पार्ट में बांट दिया, 1 and 2। इसलिए यहां पर है M1 और M2। एक चीज याद रखनी है, इस M1 में ये M0 शामिल नहीं है। दिस इज इंटायरली ए डिफरेंट थिंग, दिस इज इंटायरली ए डिफरेंट थिंग। मैंने इसीलिए कल M1, M2, M3 अलग से पढ़ाया था, M4 अलग से पढ़ाया था, सो दैट यू माइट नॉट गेट कंफ्यूज्ड। वहां के आंकड़ों को यहां नहीं जोड़ना है। वहां M2 was equal to M1 plus या M3 was equal to M2, ये यहां नहीं है। M0 is entirely different. M0 is the base money that Reserve Bank creates, right? It is a kind of stock of total money supply, which the currency and the coins which the RBI has created. Created means either it is with itself through banks and other deposits, or it is with the total, it is in the circulation. Who is having it, where he is having it, at any point of time, we are least bothered about it. No, so this is a stock concept, and this stock concept is known as base money. Base money हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे, मैंने अभी केवल आपको बताया the money base, right? Now we come to M1, ठीक है ना। तब हम जब N1 पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इनफैक्ट यहां पर हमको लिखना चाहिए NM1, क्योंकि अगर हम NM1 लिखने की आदत डाल लेंगे, वी स्टार्ट राइटिंग NM1, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, है ना। देन NM1 विल नॉट बी कंफ्यूज विद व्हाट यू आर स्टडीइंग इन द चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट। तो कभी कंफ्यूजन न रहे दिमाग में, इसके लिए बेसिक तरीका या बेटर फंडामेंटल तरीका है, वी राइट इट NM1, ठीक है ना। अब ये NM1 क्या है, इसको देखिए तो ये बिल्कुल जो पुराना M1 था वही है। हमने क्या क्या बोला था? करेंसी यहां लिखे, क्या नीचे लिख रहे हैं? विद पब्लिक। यहां करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं लिख रहे। करेंसी इन सर्कुलेशन मीन्स इट इज with anybody, है ना। It is with bank also, it is with post office also, it is with Indian Industrial Development Bank, it is with SIDBI, it is with NABARD, कहीं पर भी हो सकती है। यहां पर we are talking that this is currency with the public. That means the currency that we have,
that the monetary institutions do not have. बस यहां पर एक शब्द को समझना है. There are monetary institutions and there are non-monetary institutions. Institutions तो बहुत तरीके की होंगी ना. सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत होती हैं. तो जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? At least 60% of their assets must be dealing in money. जिसका मोर देन 60% एसेट्स, संपत्तियां किसमें होनी चाहिए? मॉनेटरी फॉर्मेट में होनी चाहिए. मॉनेटरी मींस फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी बोथ. उनको हम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और बाकी को हम क्या कहते हैं? नॉन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. तो देयर कैन बी नॉन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में बात नहीं कर रहे. यहां पर हम बात कर रहे हैं करेंसी विद द पब्लिक, माने पब्लिक के पास है, नॉट विद द मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस. अब जब हम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस में आएंगे तो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे. एक कहलाएगा बैंक और एक कहलाएगा नॉन बैंक. ध्यान से देखिए, बैंक क्या है? जो लेंडिंग का काम करता है. नॉन बैंक क्या है? जो इसके पास भी डिपॉजिट्स होते हैं, इसके पास भी डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन ये इसका जो काम है कुछ और है. जैसे फॉर एग्जांपल LIC, इसके पास डिपॉजिट्स होते हैं, पीपल डिपॉजिट द मनी, लेकिन इसका काम उधार देना नहीं है. इसका काम क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस. GIC हो सकता है, इसका क्या काम है? इंश्योरेंस. कुछ और भी हो सकता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. उधार भी दे सकते हैं, लेकिन फिर स्पेशली दे सकते हैं. SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज को उधार देंगे. एक्सिम बैंक एक्सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस को उधार देंगे. दे आर नॉट डीलिंग विद पब्लिक. तो देयर आर बैंक्स, देयर आर नॉन बैंक्स, राइट? तो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कैन बी ए बैंक, कैन बी ए नॉन बैंक, कैन बी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की विशेषता क्या है? 60% इनके जो भी एसेट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय संपत्तियां. मनी और वित्त में क्या अंतर है? मैंने पहले बताया, मनी इज डायरेक्टली बेस मनी, रिजर्व बैंक ने जिसको इशू किया. फाइनेंशियल क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट्स, हमारे एसेट्स क्या हो गए? वी हैव बॉन्ड्स, है ना, वी हैव शेयर्स. तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री होते हैं उनको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं, और जो कैश होता है उसको मॉनेटरी एसेट्स कहते हैं. तो ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच डील विद मनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हैव मोर देन 60% एसेट्स, उनको हम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. तो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस तीन प्रकार के हो गए. डिपॉजिट बैंक्स, मतलब बैंक्स हो गए, नॉन बैंक्स हो गए, और अदर्स भी हो गए. फिर बैंक्स में भी अलग अलग बैंक हो सकते हैं. याद रखने की बात है, बैंक में भी कैसे हो सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं, अदर बैंक्स भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं. अभी इस पर हम लोग फिर से दोबारा पढ़ेंगे. वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस. हम क्या कहना चाह रहे हैं? NM1 में CP माने करेंसी विद द पब्लिक, लेकिन बाकी जो लिखा है वो क्या लिखा है? वो लिखा है जो कल हम लोगों ने लिखा था, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस OD/RBI. तो NM1 या M1 दोनों एक ही है, लेकिन मैं से यहां क्यों उसको अलग अलग कर रहा हूं? Because this committee thinks differently. अब यहां पर आप डिमांड डिपॉजिट्स को आसानी से समझ लेंगे, बिकॉज दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ डेफिनेशन. ध्यान से देखिए, NM2 ये भी नैरो मनी रहेगा, दिस विल ऑल्सो बी नैरो मनी, लेकिन इसमें क्या होगा? NM1 को शामिल कर लेंगे, प्लस यहां पर जो लिखेंगे उससे आपको डिमांड डिपॉजिट क्लियर हो जाएगा. ऑल बैंक deposits with a contract of 1 year. This is very important. अब आपको यह समझ में आना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि हम इसको क्यों अलग कर रहे थे. तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं? उनको हम कहते हैं जो वेरी शॉर्ट पीरियड. अब वेरी शॉर्ट पीरियड को कैसे डिफाइन करें? वेरी शॉर्ट पीरियड को हम डिफाइन करने के तीन तरीके निकालते हैं, कॉल एंड नोटिस.
इसको हम एक नए शाम से ही पुकार रहे हैं ओवरनाइट मनी। हालांकि ये ओवरनाइट की जगह 2 दिन तक हो सकता है, 2 डेज, और नोटिस माने 15 दिन। इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। तो डिमांड डिपॉजिट्स, हम उन डिपॉजिट्स को कहते हैं विच कैन बी टेकन आउट ऑन कॉल, कॉल माने 1 दिन या 2 दिन के अंदर में, या ऑन नोटिस यानी एट द मैक्सिमम फोर्टनाइट के अंदर। यानी ये वो डिपॉजिट्स हैं जिनके बारे में बैंक श्योर नहीं है कि कैसे पैसा निकालेगा, कब निकालेगा आदमी, एनी टाइम। तो इसमें से उधार नहीं दे पाता। उधार क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज मैन कैन टेक आउट ऑल ऑफ हिज मनी ऑन एनी डेट। तो जिसको तो उधार दिया वो तो जब वापस करेगा तभी हम इस आदमी को पैसा वापस कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई डिमांड डिपॉजिट्स आर बेसिकली व्हेन इंडिविजुअल्स कैन डिमांड देयर मनी at call or at notice. At call means any time. At notice means a short period. तो इसको हमने डिफाइन किया है। कॉल को कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे तो इसे ओवरनाइट मनी कहते हैं, भाई आज शाम तक नहीं तो कल सवेरे तक दे देंगे, लेकिन दिस कैन ऑल्सो गो अप टू 48 आवर्स। कभी संडे पड़ सकता है, कभी कोई छुट्टी पड़ सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। देयर कैन बी सर्टेन क्लोजर्स हो सकते हैं। और नोटिस माने विद इन 2 वीक्स। तो ये किस में शामिल है? ये शामिल है नैरो मनी में। नैरो मनी कौन सा वाला? 1। फिर जो दूसरा हमने लिखा है इसमें ये तो शामिल है ही, प्लस ऑल बैंक डिपॉजिट्स विद ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर और लेस। वो पैसा जो 1 साल से कम में निकाला जाना है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिख तो दिया मैंने ऑल बैंक डिपॉजिट्स, लेकिन हम लोग इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी? लेस देन 365 डेज। कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कुछ आवाजें हो रही थी। सावन कुछ कहना है? नहीं तो म्यूट करो। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आई कैन वेट फॉर ए वाइल। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि एक एक लफ्ज को क्लियर कर सकूं, राइट? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी। इफ देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम I'll go ahead. Shall I go ahead? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. So, NM2 also includes all deposits. Do remember we are talking only of banks. And when I say bank, let it me be clear to all of you, we are talking of commercial banks only, not other banks. And these deposits shall be made for a period of short period. And short period is defined as less than 365 days. Right? So contract period is less than 365 days. That means whatever we are depositing, even if it is a term deposit हम लोगों ने क्या कल शब्द इस्तेमाल किया था? सावधि, फिक्स्ड डिपॉजिट। So if the term deposit is of 364 days, it will come under NM1, right? I especially mentioned one instrument. This is generally known as certificate of deposit. All certificate of deposits are issued by commercial banks for a period of not more than 364 days.
तो अगर हम इसमें लिख दें ऑल बैंक डिपॉजिट विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर, या इसके साथ लिख दें प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो भी चलेगा। तो NM2 is nothing else. NM2 is narrow money, not at all what we can call is a another sense. So the earlier M1 is now divided into two groups, NM1 and NM2. NM1, same definition. Currency with the public. Demand deposit means you can take it out within 2 days or at the most within 15 days, and other deposits with RBI. In NM2, again we call it a narrow money because this will be used in this financial year. The financial year is of 365 days. So if you are taking the money out from the bank within a financial year, it is narrow money too. It's not something different. So now we call it NM1 and NM2. Although in most of the books this N may not be there, but this, if you write down this NM1 and NM2, it will be more clear to you, always more clear to you. And then we call it as M3. Now this M3 again shall be called narrow money. But in fact, this is called broad money. Now this concept is difficult to understand. M3 is always considered as broad. Why shall I write N here? Shall I write here only to make the difference with Chakravarti committee? No. Let me make myself clear. बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए. M3 में जो M2 है वो तो शामिल है ही, which is already included. इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे. Plus यहां पर भी we are talking of only bank deposits. We are not talking of any kind of others, post office deposit and others, not including. बैंक डिपॉजिट्स हमने आगे क्या लिख दिया? ऑल का मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर इंक्लूडेड. मोर देन 1 ईयर इंक्लूडेड. वहां क्या था? 1 ईयर. यहां क्या है? 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर, वट एवर इट इज, है ना? ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट्स इन दी बैंक्स आर इंक्लूडेड इन M3. Why we are calling it is narrow money 3? And why is it actually broad money? Now this difference you will be able to understand only when I teach credit creation in detail. लेकिन मैं अभी थोड़ा सा तो बता ही देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाए. Banks मैंने बताया are known as commercial banks and there can be other kind of banks also. राइट? जैसे आजकल हमारे देश में कौन कौन से बैंक हैं? आई गिव यू एग्जांपल. जैसे मुद्रा बैंक, नाम भी लिख लीजिए कहीं पर पड़ोस में. देयर इज ए पेमेंट बैंक, ये भी नाम आप लिख सकते हैं कहीं पर, है ना? और भी तरीके के बैंक्स होते हैं, लेकिन हम कॉमर्शियल बैंक उसे कहते हैं विच कैन क्रिएट क्रेडिट. तो जो हम when we are talking of this NM2, this NM3, we are related with the bank which is a commercial bank only. Any money in payment bank, Mudra Bank, NABARD, any bank like this, they may be called a bank, but हम यहां की मनी की बात नहीं कर रहे हैं. Now it should be very clear that the M0 that we are discussing was related with RBI only. M0 is related with RBI. RBI को कितने दिन में आंकड़े देने हैं? 1 week. And all these 3 are related with commercial banks only. और ये लोग किसके अंदर में आते हैं? डायरेक्टली आरबीआई के अंदर में आते हैं. और इसलिए इनको 3 वीक्स में आंकड़े देने होंगे. बेसिक रोल क्या है? वी आर हैविंग ए फाइनेंशियल सेक्टर स्टडी, तो उनके आंकड़े चाहिए. तो कॉमर्शियल बैंक से तो
every deal has to be reported to RBI. मैक्सिमम कितने दिन में? 15 डेज में. तो इसके आंकड़े भी आरबीआई कितने दिन में देगा? विद इन ए पीरियड ऑफ 3 weeks. तो रिमेंबर द रेड्डी कमिटी हैज क्लासिफाइड M1, M2, M3. We are calling it NM1, NM2, NM3 because these are narrow money. This is for a period of 2 days or at the most 15 days. This is for a period of less than 1 year. More than 15 days, less than 1 year. And this is for a period of more than 1 year. But all these are related only with commercial banks. We are not studying anything else. अभी हमने पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं लिया है, केवल बैंकों को लिया है. M0 RBI, NM1, NM2, NM3 और M1, M2, M3 are related with commercial banks and are related with a period. तो हमने क्या कहा आपसे? ये कौन सा मनी है? This is 100% liquid. क्योंकि 2 दिन के अंदर में तो हो ही जाएगा ना, विद इन 2 days तो ये हो ही जाएगा ना. तो दिस इज 100% liquid. This is perfectly liquid money. This is near money. This will also have some interest. So this is near money. Right? Narrow money तो अलग बात है, but this is near money. This is not exactly money. क्योंकि इसमें हम कौन सा पीरियड ले रहे हैं? More than 15 days and less than 365 days. That means more than a fortnight and less than a year. तो ये जो पीरियड है मोर देन 15 डेज, माने अगर हमको पैसा निकालना भी है तो आई नीड 15 डेज टाइम. आई विल बी एबल टू पे कैश ओनली आफ्टर 15 डेज टाइम. सो दिस मनी इज लेस लिक्विड. दिस मनी इज नॉट एज लिक्विड एज M1. और उसके बाद M3 में हम क्या ले रहे हैं? विच मनी विल बी कन्वर्टेड आफ्टर 1 ईयर. सो दिस वॉज मनी ऑन कॉल, दिस वॉज मनी ऑन नोटिस और समथिंग मोर दैट शॉर्ट पीरियड. This is for long period. ये भी मनी तो है, but this money basically can be transacted only after 1 year, and that is why we take it as broad money. अब broad money क्यों लेते हैं? मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा ही. broad money इसलिए लेते हैं क्योंकि इस पर बैंक्स क्या करते हैं? उधार बनाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं. तो हम केवल बैंकों की बात कर रहे हैं. We are not talking of anybody else but banks. We are discussing only banks. Now, committee says that after the banks, the financial sector comes. और यहां पर भी लिक्विडिटी होती है. तो अगर ऊपर वालों को हम कहते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स, दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कैश, वी विल कॉल देम एज लिक्विडिटी एग्रीगेट्स. लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हिंदी में क्या कहेंगे? एग्रीगेट को कहते हैं समुच्चय. सॉरी, एग्रीगेट की स्पेलिंग गलत हो गई. एग्रीगेट को कहते हैं समुच्चय. समुच्चय. और लिक्विडिटी को क्या कहते हैं? तरलता. तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? तरलता समुच्चय की बात कर रहे हैं. और इनको हम क्या कह रहे हैं? मौद्रिक समुच्चय. तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहां पर होंगे? बैंकों से संबंधित होंगे. तरलता समुच्चय किससे होंगे? इसके आगे होंगे. तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर आएगा, इसके आंकड़े हमें कितने दिनों में देने हैं? 1 महीने में देने हैं. इसको अब हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इसको कहेंगे L1, लिक्विडिटी एग्रीगेट 1. ये लिक्विडिटी एग्रीगेट 1 में क्या होगा? Do remember this will include M3. इसको तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, पूरा का पूरा इंक्लूड कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ हम इसमें इंक्लूड करेंगे ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स. बड़ा क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा लिखने को आएगा आपको. माइनस NSC. माइनस NSC. लेट इट बी वेरी क्लियर. पोस्ट ऑफिस में आप जो जमा करें, दैट कैन बी ए फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट कैन बी ए रिकरिंग डिपॉजिट, दैट कैन बी ए करंट डिपॉजिट, सब आएगा. लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशूड बाय पोस्ट बैंक नहीं आएगा क्योंकि इसका पैसा सरकार का.
तो ये माइनस एनएससी भी लिखना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, राइट। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या होगा। दिस इज कॉल्ड एज M3। तो M3 में तो सब बैंक आ गए। अब बैंक के बाद किसको ले लिया? पोस्ट ऑफिस को। तो नाउ दिस इज ए ब्रॉडर अप्रोच ऑफ मनी। फिर इसके बाद आएगा L2। L2 इज स्टिल ब्रॉडर ए कंसेप्ट, इस विल बी इंक्लूडिंग L1। अब यहां पर थोड़ा ज्यादा चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसमें हम सब प्रकार के डिपॉजिट्स की बात करेंगे, ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट्स इन नॉन बैंकिंग या नॉन बैंक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। अभी मैंने क्या बताया था? मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आते हैं मैंने आपको कई बार बताया था। इसमें हमारे आएंगे LIC आएगा, GIC आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आएंगे। इसमें हमारे क्या कहते हैं, जो अदर काइंड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, एग्रीकल्चरल बैंक्स आएंगे, लीड बैंक्स आएंगे, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। पेमेंट बैंक्स आएंगे, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ऑल डिपॉजिट्स इन नॉन बैंक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। याद रखिएगा, यहां पर मैंने मॉनेटरी शब्द लिखा है। क्यों मॉनेटरी लिखा है, इसको भी अभी हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको आगे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट विल डिस्कस दिस मोर। तो यहां पर L2 मींस, अब हम पहले क्या हुआ था मनी में, RBI को पहले लिया, फिर हमने सारे बैंक्स को ले लिया, फिर हमने पोस्ट ऑफिसेस को ले लिया, अब हमने अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस को ले लिया। और इसमें सभी तरह के बैंक आ गए, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, लैंड डिपॉजिट बैंक्स आ गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ गए, सिडबी आ गया, नेबार्ड आ गया, एक्सिम बैंक आ गया, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, ऑल वी हैव टेकन देम। इनमें जितने भी प्रकार के डिपॉजिट हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जो भी चीजें हो, बॉन्ड्स इश्यूड बाय देम, दे विल कम इनटू दिस। एंड फाइनली वी रीच टू L3, and this L3 is L2 plus all public deposits इन नॉन बैंकिंग। ये तो लिख ही दिया ऊपर, लेकिन वहां क्या लिखा? मॉनेटरी। यहां लिखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वित्तीय संस्थाएं। अब ये जो वित्तीय संस्थाएं होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, इनको मैं अब समझा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट का समय है। तो मैं मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलग कर दे रहा हूं। अब इसको समझने की कोशिश करिए। वी आर टॉकिंग ऑफ डिपॉजिट्स, है ना। तो डिपॉजिट्स में हम कहां कहां करते हैं, अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डिपॉजिट, सबसे पहले हमने बात की बैंक। बैंक में हमने किन की बात की? कॉमर्शियल बैंक। इसमें हमने क्या कहा? बिल्कुल डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट माने हम इसको 2 दिन में निकाल सकते हैं, 15 दिन के अंदर में निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट के बाद हमने क्या किया? 1 ईयर टर्म तक के डिपॉजिट्स की बात की। फिर हमने क्या किया? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की बात की। RBI में तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, RBI में भी डिपॉजिट कर सकते हैं केवल RBI के कर्मचारी। तो ये तो RBI हो गया, तो दिस वाज M0। तो डिपॉजिट्स में जब बैंकों में गए तो डिमांड डिपॉजिट्स को हमने लिया, किसमें लिया? M1। इसको किसमें लिया? M2। इसको किसमें लिया? M3। अब ये जो बैंक होंगे, ये क्या करेंगे? इनका क्या बिजनेस होगा? इस डिपॉजिट्स को किसी तरीके से इस्तेमाल करके लेंडिंग का काम करेंगे। तो डिपॉजिट पर 5% ब्याज देंगे, लेंडिंग पर 10% ब्याज लेंगे,
इनका पैसा लेकर इनको देंगे और कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे. दीज आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दीज आर कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक्स. अब ध्यान से देखिए, फिर हमने डिपॉजिट लिया. ये डिपॉजिट किस में लिया? बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस में ले लिया. ये कहां पर आ गया? अभी हमारा L1 आ गया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होगा इससे उधार नहीं दिया जाएगा. दिस विल गो टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट विल एक्ट एज, यू कैन कॉल इट, ट्रस्टी. आपका पैसा लेगी, खर्च भी कर सकती है, लेकिन वापस देने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? सरकार की होगी. यहां पर तो आपका पैसा लेकर किसको, किसी और आदमी को उधार दे दिया गया. यहां पर आपका पैसा लेकर के क्या किया गया? कुछ और काम किया. नाउ द गवर्नमेंट टेक्स दिस. इसको जब हमने L1 कहा तो फिर डिपॉजिट्स पर आए, एंड इसको हमने कह दिया L2, अदर इंस्टीट्यूशंस. अब जब हमने अदर इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट की बात की तो याद रखिए कि सब क्या करेंगे? आपका पैसा लेंगे, उस पैसे से आपके लिए बैंकिंग का काम नहीं करेंगे, कुछ और भी काम कर सकते हैं. जैसे हमने कहा LIC, तो आपके पैसे को रखकर आपको इंश्योरेंस प्रदान करेंगे. देयर मेन जॉब इज नॉट borrowing and lending, their main job is insurance. इसी तरह हमने एक्सिम बैंक की बात किया. आपसे पैसा लिया, किसको उधार दे रहे हैं? एक्सपोर्ट. their main job is to promote exports. their main job is not lending and borrowing. या मान लीजिए हमने रीजनल रूरल बैंक खोल दिए. their main job is development of rural areas. तो इनका जो काम है वही अलग है. ये भी उधार दे सकते हैं, लेकिन एक विशेष एरिया को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं, है ना. सिड भी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया. तो ये जो है, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, एंड दे आर ऑल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज दे डील इन मनी. दे टेक योर डिपॉजिट्स, do a particular job, take back the money and give it back to you. यहां पर जो पैसा लिया गया गवर्नमेंट ने ले लिया, फिर गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिया. L3 में भी डिपॉजिट है, लेकिन ये बिल्कुल फर्क है. दिस इज इंटायरली डिफरेंट. दिस इज गिवन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब ये क्या बोला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा देयर इज ए इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज सहारा. सहारा आपसे पैसा लेगी, फिर क्या करेगी? ये कुछ भी कर सकती है. जैसे ये एक हॉस्पिटल खोल सकती है, जैसे ये एक एयरलाइंस चला सकती है, जैसे ये एक मार्केट खोल सकती है. योर मनी इज यूज्ड इन सम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और इसके प्रॉफिट से आपको क्या देगी? इंटरेस्ट. याद रखिए, मनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट्स में क्या मिलता है? इंटरेस्ट. रिस्क कैसा होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ऐसा नहीं कि नहीं होता, सहारा कंपनी बंद हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद हो सकती, लेकिन बेसिकली ये जो पैसा है, दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर सर्टेन थिंग्स. तो हम जब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ये भी किसके अंडर में आती है? RBI के अंडर में आती है. तो जो M0 के आंकड़े थे वो 7 दिन में, जो M1, M2, M3 के आंकड़े थे तो वो 3 वीक्स में, जो पोस्ट ऑफिस के आंकड़े थे वो 1 मंथ में, और इनके जो आंकड़े आते हैं उनके लिए कितने दिन लगाते हैं? 3 मंथ्स. तो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है और जो मॉनेटरी सेक्टर है, उसका अंतर क्या हुआ? मॉनेटरी सेक्टर में कायदे से कैश में काम होना चाहिए, बट बैंक्स क्या करते हैं? कैश में काम करते हैं. दे नेवर डू एनीथिंग इन कैश. आप कैश जमा कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, दैट इज पार्ट. मेन काम तो उनका कुछ और ही होता है.
वो तो चेक से डील करते हैं। वो आपको एक चेक बुक दे देते हैं, टेक दिस चेक बुक, पे, मेक एनी पेमेंट, एंड चेक इज अ डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट कैश। You can make any payment 5 lakh, 10 lakh by a check, but that is a document, that's not a cash. So when we say documents, तो मनी मार्केट में कभी भी मनी का ट्रांजैक्शन जल्दी नहीं होता, बहुत बहुत 1% 1.5% होता है। ट्रांजैक्शन किसका होता है? डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कैसे है, कितना कंट्रोल है? आरबीआई हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑन M0, क्योंकि उसी को निकालना है। तो M0 का आंकड़ा एक हफ्ते में दे देता है, क्योंकि उसी के पास सारे आंकड़े हैं। इट डजंट हैव टू गो एनीवेयर, इट विल गिव यू M0। L1, L2, L3 के जो आंकड़े हैं वो किसके पास है? कॉमर्शियल बैंक्स। दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, नो प्रॉब्लम्स। तो उनको आंकड़े देने ही देने हैं, सारी चीजें देनी है। दे हैव ऑडिट करेंगे, बाकी सब काम करेंगे, दे आर डायरेक्ट। पोस्ट ऑफिस इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई। इसके आंकड़े क्या करेंगे? सरकार के माध्यम से लेंगे। देना तो सर इनको है ही 1 महीने में, लेकिन गवर्नमेंट 1 महीने के बाद आंकड़े जारी करती है। तो दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आरबीआई, दे आर नॉट एट ऑल इन कंट्रोल ऑफ आरबीआई। वहां पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होगा, वो सीधे सरकार को जमा करेंगे या मेन पोस्ट ऑफिस में करेंगे। पूरा एक अलग डिपार्टमेंट होगा, देयर इज ए इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में पैसा जाएगा और वहां से पैसा आएगा। जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, एग्जिम बैंक, LIC, RRB, दे आर अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आरबीआई। क्योंकि ये सरकार ने अलग काम के लिए बनाया ही है भाई, कि तुमको रूरल एरियाज को देखना है, तुमको स्मॉल इंडस्ट्रीज को देखना है, तुमको एग्रीकल्चर को देखना है, नेबार्ड हो, ये स्पेशल एरियाज के लिए बनाए गए। तो दे आर मोर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, लेस अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई इनके लिए काम करती है, दैट पार्ट इज ट्रू, बट नॉट दैट मच। और जो लास्ट है वो तो ऑलमोस्ट इनके कंट्रोल के बाहर होते हैं। हालांकि अब इनको धीरे धीरे इनके लिए रूल्स बनाने का काम आरबीआई को दे दिया गया है। नाउ द रूल्स आर बीइंग फ्रेम्ड बाय द आरबीआई, बट दे आर इंटायरली डिफरेंट। दे मैनेज देयर बिजनेसेस, राइट? दे विल परचेज 10 tractors, give it on lease and take the money and pay, make your rate of interest, whatever it is. So they are non-banking financial institutions. They are not in directly control of RBI. तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? That shall be very clear. कि जो लिक्विडिटी है उसको 2 रूपों में डिफाइन किया है। पहले तो we divided narrow money and broad money, but narrow and broad money is related to commercial banks which are directly under the control of Reserve Bank. But post offices, non-banking monetary institutions and non-banking financial institutions, they are hardly under control of RBI, but RBI has to take the statistics from them. Our deposits are made in them, हम अपना वहां जमा करते हैं। तो naturally to safeguard the interest of the individuals, RBI makes certain regulations. For banks it is not only a regulatory but a controlling body, but for others it is only a regulator. It makes regulations. ये नियामक संस्था है, it makes laws, उन laws को follow करते हैं। तो ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर आपके सामने होता है। इसके बाद फिर कैपिटल सेक्टर आता है। जब हम लोग बैंकिंग इसके बाद पढ़ने लगेंगे तब we'll do with that. आज शायद 2-3 मिनट बाकी हैं। If you want to ask certain questions, we can take up these questions now. If you wish, we can now take up certain questions. हमको लग नहीं रहा है कोई क्वेश्चन है, तो हम लोग आज छुट्टी कर देते हैं, अगले वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है? अरे ऑफलाइन कैसे करवाएं भाई? ऑफलाइन हम नहीं करा सकते ऑफलाइन। अभी जब तक सरकार नहीं कहेगी हम कैसे मान लेंगे? What is NSE? What is? Sir, NSE. नेशनल स्कूल ऑफ बैंकिंग की बात आप कर रही हैं? No, sir. तो मैंने करीब बताया था, NSE is a certificate issued by the government of India for a fixed period, 6 years, 7 years, whatever it is, bearing a coupon rate of interest 6% मिलेगा साल में या 7% मिलेगा साल में। In the meanwhile, that means within the 6-7 periods, you cannot take your money back. आपका जो मनी है वो नहीं मिलेगा।
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम क्या लिखा था, जल्दी बताओ, मैं नहीं पढ़ पाया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज लाइक किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, यानी इट्स ए लाइक ए बॉन्ड, बेसिकली इट्स ए बॉन्ड issued by the post offices for the government. चलिए फिर अगले वेंसडे को ही मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.